जो सीखना चाहते हैं उसका रीज़न क्या है, क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि एक्यूपंक्चर से आप आपकी फुल बॉडी को कंट्रोल में ला सकते हैं। एक्यूपंक्चर में बॉडी फुल बॉडी को कंट्रोल में ला सकते, आप कंट्रोल में ला सकते हैं। दिस इज अ गुड थेरेपी। या ओके। एंड एनीथिंग एल्स? एक्यूपंक्चर एक्चुअल में है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा मिरेकल छुपा हुआ है कि जिसमें हम एक्यूपंक्चर में हम पूरी बॉडी को कंट्रोल में ला सकते हैं? एक्यूपंक्चर हैज़ ए साउंड स्कैरी, ये ठीक है, आपको देयर इज नो डाउट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, देयर इज नो डाउट, लॉट ऑफ थिंग्स इज हियर इन एक्यूपंक्चर। लेकिन एक्यूपंक्चर में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट, एक्यूपंक्चर is a sound and scary, but there is a proof it could be the help a lot any type of disease के अंदर आप एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबशन एंड कपिंग थेरेपी, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हम किसी भी स्टेज पे डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूपंक्चर का जो है कि आप सारी चीज़ें, ये होलिस्टिक अप्रोच है। एक्यूपंक्चर इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच, ये इंटीग्रेटेड मिलके काम करता है। एक्यूपंक्चर डजंट वर्क अलोन, एक्यूपंक्चर अकेले काम नहीं करता। एक्यूपंक्चर के साथ साथ मॉक्सीबशन का भी यूज़ होता है, एक्यूपंक्चर के साथ साथ कपिंग थेरेपी का भी यूज़ करते हैं, एक्यूपंक्चर के साथ साथ आप इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन उस पर लगाते हैं। तो एक्यूपंक्चर में है कि सिर्फ निडल को डाल देना ही एक्यूपंक्चर होता है? यस, टेल मी, क्या सिर्फ निडल को डाल देना ही एक्यूपंक्चर है? आप एक्यूपंक्चर में मास्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है? हमने बहुत देखा है कि इसमें निडल को डालते हैं आप, इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता, सिर्फ इंसर्ट निडल कर देने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक्यूपंक्चर में क्या चीज़ें हैं कि जिससे आपको बॉडी के अंदर डालते हैं और आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है? तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातें करेंगे कि एक्यूपंक्चर में कैसे काम किया जाता है। एक्यू प्लस पंचर, इसमें हम एक्यू के साथ प्रेशर कर देते हैं, इसके अंदर हम लोग इसको प्रेशर करते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें काम करती है एक्यूपंक्चर के अंदर। लेकिन एक्यूपंक्चर का तो यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि एक्यूपंक्चर में हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो एक्यूपंक्चर में ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, जब आपके पास पेशेंट आता है आप क्या देखते हैं कि पेशेंट आता है, आप उसको पेशेंट को लेटाते हैं और उसको निडल लगा देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं आप बताइए? नॉलेज नहीं है सर। ओके फाइन, या गुड। सबसे पहले हम पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम पेशेंट की क्या लेते हैं? पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। पेशेंट की क्या लेते हैं? केस हिस्ट्री लेते हैं। आज आप लोगों को तो केस हिस्ट्री में हम पेशेंट के साथ क्या करते हैं? उसकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, उसकी डाइट को देखते हैं, और क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? एक कॉमन चीज़ें हैं, आप बताइए, एक कॉमन चीज़ें हैं कि आप उसमें और क्या देखना पसंद करते हैं? मतलब पेशेंट एज ए डॉक्टर, जब आप आप या एज ए पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप पेशेंट में से क्या क्या चीज़ें पूछना पसंद करेंगे? उसके अंदर क्या है कि पेशेंट की जो केस हिस्ट्री होती है उसकी कंप्लीट लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, एवरीथिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ये जब इंक्लूड करती है इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन
अबाउट द पेशेंट। तो इंफॉर्मेशन क्या देता है? इनपुट देता है। ये क्या देता है? इनपुट देता है। तो जो आपका ये इनपुट है वो ट्रीटमेंट में चेंज जब होता है तो इस कॉल द आउटपुट। ये आउटपुट होता है आपका ट्रीटमेंट पार्ट। जो ट्रीटमेंट वॉल्यूम कम है आवाज का। आपका जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो, हाँ, इज द ट्रीटमेंट पार्ट इज कॉल्ड द आउटपुट। ट्रीटमेंट पार्ट इज ए आउटपुट। तो आपके पास ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या है? वो पेशेंट को ट्रीटमेंट जब आप देते हैं थ्रू द एक्यूपंक्चर, मॉक्सिबशन, कपिंग थेरेपी, कुछ भी हो, वो आपका वो आउटपुट जाता है, राइट? तो ये जो ट्रीटमेंट पार्ट है ये आपका आउटपुट है। अब यहाँ पे जैसे आप एक्यूपंक्चर करते हैं तो एक्यूपंक्चर के लिए आपको जानने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले ज़रूरत है लोकेशन। राइट? हाउ टू लोकेट एग्जैक्ट पॉइंट विथ एनाटॉमिकल लैंडमार्क। विथ एनाटॉमिकल लैंडमार्क में आप किस तरह से लोकेट करेंगे? पेशेंट के बॉडी में जो पॉइंट्स होते हैं उसको कैसे लोकेट करेंगे? तो यहां पे जो सबसे पहला जो काम है आपका है वो है आफ्टर, पहला काम क्या है आपका? डायग्नोस। अब यहां पे डायग्नोस में आपका क्या है? थ्रू द, एक तो केस हिस्ट्री आपकी मिल जाती है, उसके बाद आपका टंग डायग्नोसिस और पल्स डायग्नोसिस। ये आपका डायग्नोसिस टूल है। और फेस डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस, पल्स डायग्नोसिस, फेस। उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट करते हैं कि पेशेंट को ये पता चल, आपको ये पता चल गया कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो हम उसके पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं इसमें। तो डू यू नो हाउ मेनी मेरिडियंस? एक्यूपंक्चर में कितनी मेरिडियंस होती है? हाउ मेनी रेगुलर मेरिडियंस? 12 रेगुलर मेरिडियन। तो यहां पे क्या है? लोकेशन हमको कहां से मिलती है? 12 पेयर्ड। ये सिंगल नहीं है, हाँ, 12 पेयर रेगुलर मेरिडियन। तो ये 12 पेयर रेगुलर मेरिडियन से हम पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। फिर हम उसके कहां पे जाते हैं? उस पॉइंट के लोकेशन पे जाते हैं, राइट? जब हम उस पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं एग्जैक्ट प्रॉपर, हम जब उसको लोकेट करते हैं, देन आफ्टर वी हैव टू इंसर्ट द निडल। तो यहाँ पे जो इंसर्शन है, हमारी जो निडल की जो इंसर्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो क्या है? उसके अंदर प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए, टेक्निक्स ऑफ निडलिंग प्रॉपर होना चाहिए, फिर उसमें आप जो ची की अराइव करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब प्रॉपर होती है देन आपका जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट, आपका जो रिजल्ट होता है वो प्लस प्लस में जाता है, राइट? क्लियर? ये इतनी बातें समझ में आ गई? यस। ओके, फाइन। अब इसमें यहां पर दो चीजें हैं, एक तो आपका लोकेशन और एक आपके टेक्निक्स ऑफ निडलिंग, यानी निडल का जो इंसर्शन है। अगर लोकेशन आपका प्रॉपर है, इंसर्शन रॉन्ग है, तो रिजल्ट इज है 0। इंसर्शन राइट है, लोकेशन रॉन्ग है, रिजल्ट इज है 0। ये कब है? ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के आपका डायग्नोसिस पार्ट। तो यहां पे आपका जो है सबसे पहला जो है डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस के बाद जब हमारे पास पेशेंट आता है तो पेशेंट बोलता है आई हैव अ पेन। फॉर एग्जांपल, पेशेंट बोलता है आई हैव अ पेन, बोलता है कि आई हैव अ सर्वाइकल पेन। ठीक है, आई हैव अ सर्वाइकल पेन।
लेकिन ड्यू टू द सर्वाइकल पेशेंट हैज ए डिजीनेस वर्टिगो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ माय डियर। जब आप उसे क्वेश्चन आंसर हो तब आप उसमें ऑन कीजिए। अब यहाँ पे सर्वाइकल में पेन है। ड्यू टू द सर्वाइकल पेन पेशेंट को क्या है, वर्टिगो हो रहा है, उसको वर्टिगो हो रहा है ड्यू टू द सर्वाइकल। अब ये आपको ये नहीं पता है कि ये सर्वाइकल में के पेन की वजह से वर्टिगो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल में जो नर्व कंप्रेस होती है वो नर्व कंप्रेशन की वजह से पेन आता है। तो यहाँ पे सर्वाइकल में क्या है, आइटिस लग गया, इस कॉल आइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नाम सुना हुआ है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है। अब यहां पे आपको ये एजुकेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे इस फाउंडेशन कोर्स में कि ये सर्वाइकल के पेन है जिसकी वजह से पेशेंट को वर्टिगो हो रहा है। वो वर्टिगो का रूट कॉज सर्वाइकल का पेन है। तो यहाँ पे सर्वाइकल में निडलिंग कैसे करनी है, थोरेसिक एरिया में कैसे निडलिंग करनी है, लंबर रीजन में निडलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे सर्वाइकल में वर्टिब्रा कितने होते हैं, सी हियर, सर्वाइकल में कितनी वर्टिब्राज होते हैं, ये आपको जब पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे सर्वाइकल की वर्टिब्राज को, यहाँ पे निडल की टेक्निक्स कैसी होनी चाहिए। अगर ये स्पिनियस प्रोसेस है यानी और ये ट्रांसफर प्रोसेस है, तो ये सर्वाइकल में हम अभी सर्वाइकल C5 C6 के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये स्केलेटन इज ए वेरी इजी टू फाइंड आउट, लेकिन इन अ पर्सन इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट। किसी पर्सन में अगर इसको फाइंड आउट करना इट्स नॉट इजी। तो यहाँ पे सर्वाइकल इसमें आपको फाइंड आउट करने का किस तरह तरीका है, कैसे आप करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। फिर इसके बाद आपका ये पोर्शन आता है थोरेसिक एरिया, जो रिब केस से लगा हुआ है। ये रिब केस से जो लगा हुआ थोरेसिक एरिया है, इसके अंदर अगर पेन आता है तो यहाँ पे जो टेक्निक्स ऑफ निडलिंग किस तरह करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सर्वाइकल के अंदर तो स्पेस है, इस तरह से हम निडल डाल सकते हैं, लेकिन ये थोरेसिक एरिया है, इसके अंदर जो आपका जो लोअर बॉर्डर ऑफ द थोरेसिक एरिया के किसी भी आप थोरेसिक में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो निडलिंग होगी वो हमेशा अपवर्ड जाएगी। निडल की जो टेक्निक्स है अपवर्ड जाएगी। तो कैसे अपवर्ड जाना है, किस तरह से जाके वहाँ पे नर्व को टच करना, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। फिर इसके बाद आता है ये लंबर का एरिया। लंबर के एरिया में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे जो ये स्पिनियस प्रोसेस होता है उसकी वजह से पेन होता है, वो लोकल पेन होता है, और एक ट्रांसफर प्रोसेस में जब पेन आता है ये तो ये रेडिएट होकर लेफ्ट या राइट लेग के अंदर चला जाता है, जिसे हम साइटिका भी कहते हैं। और नी पेन होता है, मसल पेन होता है, इनर थाई, आउटर थाई, एंकल पेन, ये सारे पेन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे नी के जॉइंट्स के ऊपर जाते हैं, नी के ऊपर इस लोकल पॉइंट को देखते हैं, लेकिन एक्चुअल जो रूट नर्व कंप्रेशन कहाँ पे हुआ है, ये लंबर के एरिया में हुआ है। तो ये आप जब ये एनाटॉमी आप जब मस्कुलोस्केलेटन का आप ये देखेंगे कि मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है, इसमें बोन की कैसे होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस, और इसमें टेक्निक्स ऑफ निडलिंग कैसे करनी चाहिए। अब इसके ऊपर जो हम एक्यूपंक्चर करेंगे, मॉक्सिबस्चन करेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे लंबर की जो पोजीशन है, इसके अंदर कैसे हमको निडल को मतलब लंबर 4, 5, S1 में बल्जिंग होती है, रूट नर्व कंप्रेशन होता है, कैसे एक्सरे आप देखेंगे, किस तरह से निडल की टेक्निक्स होगी, यहाँ पे कौन सी निडल लगाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के साथ लगाएंगे, मॉक्सिबस्चन भी करेंगे, इसमें कपिंग भी करेंगे, तो कपिंग के कौन से मेथड को यूज़ करेंगे, इसके अंदर यिन की डिफिशियंसी है कि यांग की डिफिशियंसी, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ईजी है अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर सीखते हैं, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट उनके लिए जो ये प्रॉपर अभी ये सोचे कि 200 आवर्स का कोर्स, 200 आवर्स ये आपको सिर्फ आपको सुपरफिशियल एनाटॉमी समझने के लिए ही काफ़ी नहीं है।
तो आप पूरा कोर्स ये आपको जो डिज़ाइन करके दिया, जो बनाया गया है, जो हमारी टीम लगी हुई रहती है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी कि किस तरह से आपको निडल को इंसर्शन करना है, कैसे लोकेट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये लंबर के एरिया के बाद ये आता है ये सैक्रम। तो यहाँ पे आप ये सी देयर इज ए 4 होल, देयर इज ए 4 होल, इसको बोलते हैं सैक्रम फोरामेन, इज कॉल्ड सैक्रम फोरामेन, राइट। तो यहाँ पे निडल की टेक्निक्स कैसे है, यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और हम किस तरह से यहाँ पर निडल को इंसर्ट करेंगे, ये सारी जो टेक्निक्स है, हम टेक्निक्स ऑफ निडलिंग के ऊपर ये चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पे जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि एक्यूपंक्चर किस तरह से काम करता है। एक्यूपंक्चर साउंड स्कैरी बट इट इज द प्रूफ इज कुड बी द हेल्प ए लॉट। तो यहाँ पे जो आपका ये देख रही होलिस्टिक अप्रोच, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच। ये होलिस्टिक अप्रोच जो है ये आपको ट्रीटमेंट देता है। एज ए टाइप ऑफ द एक्यूपंक्चर कैन सीम अ बिट टेरिफाइंग, हाउ कुड द प्रेसिंग द निडल इनटू द योर स्किन पॉसिबल मेक फील बेटर, डजंट दैट हर्ट। यहां पर जो टेक्निक्स ऑफ निडलिंग होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप निडल को इंसर्ट करते हैं, वो पीछे उठा दिया या निडल वाला, ये निडल को किस तरह से इंसर्ट करना है, सॉरी, निडल को किस तरह से इंसर्ट करना है, किस तरह से आप लोकेट करते हैं पॉइंट को, कैसे निडल को होल्ड किया जाता है, किस तरह से निडल को आपको इंसर्ट करना है। एक 1 चून से लेकर 6 चून तक की निडल होती है। अगर लॉन्ग निडल का आपको यूज करना है तो किस तरह से आप यूज करेंगे, शॉर्ट निडल को अगर आपको यूज करना है तो किस तरह से यूज करेंगे। हाउ टू होल्ड अ निडल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी टेक्निक्स प्रॉपर है कि निडल को किस तरह से होल्ड करके और किस तरह से इंसर्ट करना चाहिए, तो ये पेनलेस होता है, ये पेनलेस होता है। अगर आपको टेक्निक्स ऑफ निडलिंग अगर प्रॉपर नहीं है, आपको अगर नहीं मालूम है, तो ये पेनफुल हो जाता है। पेनलेस की जगह पे ये पेनफुल हो जाता है और आपको थेरेप्यूटिक रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और पेशेंट को पेन फील होगा। एक तो आपको थेरेप्यूटिक रिजल्ट नहीं मिल रहा, दूसरा आपका साइड बैड इंप्रेशन क्या गया कि पेशेंट को पेन भी फील होगा कि निडल को होल्ड कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना। तो ये सारी टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेगी। इसमें जैसे आप लोगों को मालूम है, इसको 2 पार्ट में रखा गया, एक 1 थ्योरेटिकल पार्ट रखा गया और सेकंड इज ए प्रैक्टिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है 150 आवर्स का, इसमें आपको पूरी थ्योरी और लाइव डेमो, जिस तरह आज आप अभी देख रहे हैं कि लाइव आपको दिख रहा है कि किस तरह से 150 आवर जो थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन 7 फुल डेज वो प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे मुंबई में, जो कि वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। तो एक दूसरे ऊपर आप जो स्टूडेंट होते हैं, एक दूसरे ऊपर किस तरह से लोकेट करते हैं, किस तरह से निडल को इंसर्ट करना, ये सारी टेक्निक सीखेंगे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्निक्स ऑफ निडलिंग। अब उसके अंदर ये आते हैं, ये आप यहाँ पे देखिए, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टेक्निक्स ऑफ निडलिंग में कितनी तरह से निडल को इंसर्ट किया जाता है। बॉडी के अंदर हमारे क्या 3 पार्ट आपको मिलेंगे। एक आपको थिन पार्ट मिलेंगे जहाँ पे स्किन जैसे फेस, अभी यहाँ पे आप डीप निडलिंग आप नहीं कर सकते। चेस्ट एरिया डीप निडलिंग इज नॉट एडवाइजेबल। वाइटल जितने भी ऑर्गन्स है वहाँ पे डीप निडलिंग इज नॉट एडवाइजेबल। तो वहाँ पे जो टेक्निक्स ऑफ निडलिंग होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। फिर इसके बाद आता है हमारा एब्डोमेन एरिया। एब्डोमेन एरिया यहाँ पे थिक मसल्स होती हैं, तो यहाँ पे हम डीप निडलिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा बटक एरिया होता है, बटक एरिया में हम डीप निडलिंग कर सकते हैं। थाइज एरिया होता है, थाइज एरिया में हम डीप निडलिंग कर सकते हैं, राइट। क्लियर, ये समझ में आ रही बातें? आ रही है सर। ओके फाइन, यस। तो ये जो टेक्निक्स ऑफ निडलिंग है, ये टेक्निक्स ऑफ निडलिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से ये बॉडी का, जैसे आप यहाँ पे सरफेस दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी को चेस्ट एरिया में अगर प्रॉब्लम हो रही है, लो बैक एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो निडल की जो टेक्निक्स है
वो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर जाएगी, 45 डिग्री जाएगी, ऑब्लिक जाएगी, या हॉरिजेंटल 15। ये 3 टेक्निक्स निडलिंग की यूज होती है, ये डायरेक्शन होता है। ये निडल के टेक्निक्स आपको थेरेप्यूटिक रिजल्ट देंगे। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपको तो ये कैन आस्क। सर ये जब आप नीडल्स यूज करते हैं तो हाँ। ये सिर्फ मसल की जगह पर यूज करते हैं यस, या हड्डियों में भी, बोन में भी यूज करते हैं? नो 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 नो, यस दिस इज राइट। हमेशा याद रखिएगा कि निडल का हम जब यूज करते हैं शुड बी द हॉलो स्पेस, लो रेजिस्टेंट हाई कंडक्शन। तो लो रेजिस्टेंट पावर होता है, हाई कंडक्शन होता है, देयर शुड बी द हॉलो स्पेस। कभी भी बोन के ऊपर निडल को यूज नहीं करते, ओनली मसल्स पे यूज किया जाता है। अगर आप बोन पे यूज करेंगे तो जैसे आप बोन को टच करेंगे तो यहाँ पे निडल आपकी क्या होगी, बैंड हो जाएगी। जैसे ये आपने निडल को बॉडी में डाला और ये बोन को टच किया तो ये बोन से लगे, चूंकि हार्ड होता है, ये आपका बोन सरफेस हुआ तो यहाँ से निडल ये बैंड हो जाएगी और पेशेंट को फील होगा। तो कभी भी बोन पे नहीं किया जाता है, ओनली मसल्स। क्लियर? जी। ओके। अब यहां पे जैसे एक्यूपंक्चर आपने देखा कि सुना हुआ इसके बारे में हिस्ट्री। एक्यूपंक्चर इज ए TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक पार्ट है ये एक्यूपंक्चर में। ये हजारों साल से यानी 2000 ईयर का इसमें एविडेंस मिलता है, मोर देन 2000। लेकिन एक मिरेकल की चीज़ आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2000 आज 2022 चल रहा है, ठीक है। उस जमाने में एक्यूपंक्चर में जितने भी पॉइंट्स थे आज तक उसको माइक्रो सेंटीमीटर भी प्लस और माइनस नहीं किया गया। जिस पॉइंट पे जो लोकेशन बता दिया गया कि यहां पर ये लोकेशन है, फॉर एग्जांपल किसी भी एक पॉइंट को अगर ले लिया जाए, जैसे कि मोस्टली लोग जानते हैं LI4। अब यहां पे व्हाट डज द प्रोसेस एसेंशियल मॉक्सिबस्चन। अब यहाँ पे ये मॉक्सिबस्चन अभी जैसे निडल की बात किया, मॉक्सा क्या होता है? मॉक्सा एक कौन होता है, एक हब से बना हुआ चीज होती है जिसे हम एक्यूपंक्चर के साथ भी यूज करते हैं, एक्यूपंक्चर निडल पे भी यूज करते हैं और डायरेक्टली हम मॉक्से को भी यूज करते हैं। तो ये मॉक्सा कौन होता है, इसके अंदर लीव्स होता है, इसको बर्न किया जाता है, ठीक है। मैं आपको पहले ये दिखला देता हूँ, सी हियर। इस तरह के ये मॉक्सिबस्चन होते हैं, इसको डायरेक्ट मॉक्सिबस्चन भी किया जाता है। ये यहाँ पे ये देखिए विथ सॉल्ट है और जिंजर गार्लिक उसके साथ यूज किया जाता है, और ये निडल को लगाकर उसके ऊपर भी मॉक्सिबस्चन किया जाता है। कोई भी एक दीजिए। ये मॉक्सो स्टिक होती है, ये अवेलेबल होती है इजी मार्केट के अंदर। इसको सिर्फ बंद करना है उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इसको लगाने के बाद उस पर किया जाता है, या निडल को लगाने की, जैसे जहाँ पे निडल लगी हुई है वहाँ के ऊपर, इसके ऊपर ये इसको इस तरह से रखते हैं जिससे हीट जाती है और वो हीट अंदर तक जाती है। तो किस डिजीज में आप मॉक्सा यूज कर सकते हैं, किस डिजीज में आप मॉक्सिबस्चन यूज नहीं यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप की मॉक्सिबस्चन। इसमें जो मॉक्सिबस्चन है ये क्या करता है, ये मॉक्सा बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करता है, यानी एनर्जी अब जो 25 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आप होता है ना कि बहुत आप टायर्ड फील करते हैं अपने आप को, तो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं या नहीं लेते? कभी होता है कि आप लेमन का शरबत पिया, कभी कोई भी चीज़, अभी गर्मी है आम का पन्ना या ऐसा कोई भी आप ठंडी चीज़ें, यानी कि बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो मॉक्सिबस्चन के कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पे आप कर दिए तो जो बॉडी के अंदर जो आपकी लैकिंग जो एनर्जी लॉस्ट हुई है वो काफ़ी प्लस में चली जाती है। मॉक्सिबस्चन का ये है। द थर्ड वन इज द सरप्राइजिंग बेनिफिट ऑफ कपिंग थेरेपी। ये कपिंग थेरेपी अपने आप में बहुत ही एडवांस चीज़ है। जैसे एक्यूपंक्चर
मॉक्सिबस्टन एंड कपिंग थेरेपी। ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के आप जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो आपका जो रिजल्ट आउटकम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। तो इसके अंदर जो कपिंग थेरेपी होती है, कपिंग थेरेपी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये देख रहे हैं, ये फायर कपिंग दिख रही है आपकी स्क्रीन पे। ये इस तरह से प्लास्टिक की कपिंग दिख रही है जिसके स्पाइनल कपिंग कहते हैं। और एक कपिंग ये है जिसे हिजामा वेट कपिंग कहते हैं, इस कॉल्ड द हिजामा। तो हिजामा एक अलग चीज हो गई और ड्राई कपिंग एक अलग चीज है। देयर आर टू टाइप ऑफ द कपिंग। एक आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को हील करता है, हिजामा भी करता है, ड्राई कपिंग। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन होती है जहां पे आप हिजामा उस पॉइंट पे नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फुल स्पाइन अगर उसकी स्टिफ हो गई तो उसमें आपको क्या रूट कॉज को जानना पड़ेगा। इट इज रिलेटेड टू द मसल्स और क्या और बोन। तो उसके हिसाब से हम ड्राई कपिंग जब करते हैं, स्पाइनल जब कपिंग करते हैं तो उसकी जो बेनिफिट्स होती है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद आप हिजामा कर सकते हैं। मॉक्सिबस्टन, निडलिंग, कपिंग, ये कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे। दूसरा क्या है, कपिंग इंक्रीज द सर्कुलेशन। अगर बॉडी के अंदर जैसे बैठे हैं, टिंगलिंग है, नमनेस है या पेन है या कहीं पे भी है, तो कपिंग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है कि जिसकी वजह से आप बॉडी में जो स्टैग्नेशन हुआ, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन मीन्स, ठीक है, इंक्रीज द सर्कुलेशन एंड वेयर द कफ्स प्लेस द एडिशनल ब्लड फ्लो दैट can be help relieve the muscle tension, promote the cells repairing, increase the circulation with the cupping, and it also help to the reduce the appearance of the cellulites. तो ये जो है ये सेलुलाइट्स को रिड्यूस करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। And another important thing, cupping reduce the anxiety also. तो यहाँ पे कपिंग जो थेरेपी एंजाइटी को कैसे रिड्यूस करता है? कैन यू एनीवन हैव एनी आइडिया? नो सर। ओके, एंजाइटी का मीन्स क्या होता है बताइए? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये यहाँ पे पैरासिम्पैथिक नर्व और सिंपैथिक नर्व होती है। ये सारी जो चीज़ें जो है वो बॉडी के अंदर जो हमारी एंजाइटी होता है उसको ये क्या करता है, जब आप कपिंग को यूज करते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, मसल में कहीं टाइटनेस है, मसल में कहीं टाइटनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे पेशेंट बोल रहा है कि आई हैव अ स्टिफनेस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू हैव टू डायग्नोस इट, व्हाट इज रूट कॉज ऑफ दैट। यहाँ पे पेशेंट को पेन क्यों आ रहा है? ऐसे नहीं डायरेक्ट उसको यहाँ पे निडल लगा दिए, 4-5 निडल, 8-10 निडल लगा दिया या कपिंग कर दिया, मॉक्सिबस्टन। सबसे पहले आपको ये डायग्नोस करना है कि व्हाई इज द पेन हियर, क्यों है पेन। तो हमने पूछा है कि आपका जॉब आप करते क्या है, बताइए क्या करते हैं? यही प्रैक्टिस करता हूँ। नहीं, जॉब क्या है आपकी? मार्केटिंग में सर जॉब करते हैं। मार्केटिंग जॉब करते हैं, यानी कि आपको चलना ज्यादा होता है, ज़्यादा चलना। वेट उठाते हैं, यस हैं? थोड़ा वेट ज्यादा उठाते हैं या कम उठाते कम हैं? रहता है। लेकिन चलना ज्यादा होता है। ज़्यादा रहता तो अगर चलना ज्यादा हो रहा है, बॉडी के अंदर अगर लैकिंग हो रही है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, आपको लैक ऑफ नरिशमेंट मिल रहा है, तो कि मसल आपकी वीक होगी। तो जब मसल वीक होगी, तो जब अगर वीक होगी मसल, तो ये क्या करेगा, ये पेन, ये दो चीजें हमारी बॉडी में होते हैं, एक बोन होती है, एक मसल्स होती है। अगर मसल्स वीक होना शुरू हो जाएगी तो इसका वेट बोन पे जाएगा। तो ये वेट मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसमें डायग्नोस करेंगे इनका रूट कॉज क्या है या पेन का, फिर देन आफ्टर हम स्टार्ट द ट्रीटमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको एंजाइटी, फिर इसके बाद स्ट्रेच मार्क एंड स्कार भी इससे रिड्यूस होता है। इसके अंदर हम आपको बताते हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग होगा कि स्ट्रेच मार्क और स्कार
कपिंग एक्यूपंक्चर मॉक्सीबस्चन कपिंग थेरेपी से अगर ये कंप्लीट प्रॉपर किया जाए तो ये स्ट्रेच मार्क काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, काफ़ी हद तक, क्योंकि बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो सर्कुलेशन होता है, ये क्या करता है जब आप उस पर ट्रीटमेंट देते हो तो उसको ये रिड्यूस करता है और ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉमन डिजीज है, मैं कॉम्प्लिकेटेड डिजीज पे नहीं बात करूंगा, बहुत ही सिंपल सी चीज बात करूंगा। आज जनरल क्या है, लोगों को फीवर आ गया, नोजिया, वोमिटिंग, लूज मोशन, ये तो कॉमन चीज है ना। हेडेक, या बॉडी के अंदर किसी भी पार्टिकुलर जगह पे पेन आ गया, ये बहुत कॉमन चीज है। तो इस तरह से कॉमन चीज़ों पे, ये कॉमन जो डिजीज़ है, जो डेली उस पे है, इस पे हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे एक्यूपंक्चर विदाउट मेडिसिन या ड्रग्स लेस थेरेपी पे हम किस तरह काम करेंगे, ये बहुत ही इजी है। इसको हमको सिर्फ सीखना है कि पॉइंट की लोकेशन, पॉइंट कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, वो आपको पूरा कंप्लीट सिखाया जाएगा। टेक्निक्स ऑफ नीडलिंग में दो चीज़ें आती है, एक इंक्रीज किया जाता है और डिक्रीज किया जाता है, जिसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर इसमें बोलते हैं री इन्फोर्स, और दूसरा ये होता है रिड्यूस। तो री इन्फोर्स का मतलब है इंक्रीज करना, टोनिफाई करना, और रिड्यूस के मतलब है एनर्जी को कम कर देना। अब फीवर है, फॉर एग्जाम्पल फीवर है, फीवर में क्या करते हैं जनरल आप लोग बताइए? फीवर रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसमें हम कोई भी ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लेस हो जाए, राइट। तो इसके अंदर एक्यूपंक्चर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.4 फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर होता है। इससे ये जब ये प्लस प्लस में जाता है तो बॉडी फीवरिश हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बॉडी के अंदर जो नॉर्मल से ज़्यादा है टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर को क्या करेंगे, वो टेम्परेचर को हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे जो टेक्निक्स ऑफ नीडलिंग है वो रिड्यूस यानी उसको सिडिएट किया जाता है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे। देन आफ्टर सम टाइम, जैसे आप टैबलेट्स लेते हैं 10 से 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, यानी जितनी देर में निकलता है उतनी देर में आपके एक्यूपंक्चर की नीडलिंग से वो फीवर गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके रूट कॉज को देखते हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज। एक जनरल फीवर है और एक ये है। उसके रूट कॉज को जब हम देखते हैं, फीवर के रूट कॉज को, मलेरिया है, डेंगू है, डिप्थेरिया है, ये क्या है, ये सारी जो चीज़ें जब हम देखते हैं देन वी कैन डिसाइड कि इसके साथ हम और भी किस तरह के पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, इन जनरल होता है वायरल फीवर। मॉस्किटो बाइट से मलेरिया हो गया। तो अभी नाउअडेज रेनी सीजन शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर अभी ये इंसेक्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो इससे हमारे बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो फीवर है, उसके बाद जो सेकंड आता है लूज मोशन। लूज मोशन पे कैसे काम करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप बड़ी चीज़ों पे काम नहीं, छोटी चीज़ों पे पहले काम कीजिए। लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, कुछ ऐसे पॉइंट है। अब यहाँ पे चूंकि फीवर के लिए कौन से पॉइंट्स हैं? फीवर के लिए नोट कर लिए, फीवर के लिए LI4, LI4, LI11, DO14, ये 3 पॉइंट को सिडेट कर दीजिए। जैसा भी फीवर होगा फौरन ही उतर जाएगा। ये टैबलेट जैसे ही काम करेंगे ना? जी हाँ, आप, हाँ, कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपकी लोकेशन प्रॉपर होना चाहिए और टेक्निक्स ऑफ नीडलिंग आपकी प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे अभी अब इस पे हम बात भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 पॉइंट को सिडेट करना है यानी रिड्यूस करना है, और आपकी जो टेक्निक्स ऑफ नीडलिंग है वो रॉन्ग हो गई किसी भी वजह से, तो फीवर वो डाउन की जगह पर अपवर्ड चला जाएगा। क्योंकि आपको एनर्जी टेक्निक्स ऑफ नीडलिंग किया, रिडक्शन की थी, और आपने जो टेक्निक्स ऑफ नीडलिंग किया
तो वो हो गया। तो इसके अंदर जो हम लोग यूज करते हैं इस कॉल्ड द बैलेंसिंग मेथड, इस कॉल्ड द बैलेंसिंग मेथड। तो बैलेंसिंग मेथड इज ए वेरी गुड। ओके, तो बैलेंसिंग मेथड, यहां पे जो एक्सरसाइज उसको हम लोग बैलेंस करते हैं, एनर्जी को बैलेंस कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से फीवर भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे लूज मोशन पे, तो लूज मोशन पे अगर वो पेशेंट को बार बार जाना हो तो आप नीडल तो नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे काम क्या करता है मॉक्सिबस्टन, यहाँ पे काम करता है मॉक्सिबस्टन थेरेपी, राइट। ये मॉक्सिबस्टन है, इसके ऊपर हम आपको टेक्निक बता देंगे कि इसके अंदर जो मॉक्सिबस्टन है इसके भी पॉइंट हम आपको बताया कि लूज मोशन में स्टमक 25, यूबी 25, रेन 12, स्टमक 37, स्टमक 36 और रेन 8। इसके ऊपर आप सारे पॉइंट के ऊपर मॉक्सिबस्टन कर दीजिए, विद आपका एक सिटिंग या 2 सिटिंग में पेशेंट का जो लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा था वो काफ़ी कम हो जाएगा, और इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बॉडी में इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? Yes. ओके, तो ये हमारी जो टेक्निक्स है कि कपिंग में क्या होता है, इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है। ये कपिंग, ये फायर कपिंग आप देख रहे हैं, तो फायर कपिंग हम अब जो यूज़ करते हैं, हमारी जो टेक्निक्स है यूज़ करने की, वो बॉडी के अंदर कब यूज़ किया जाता है, जब बॉडी के अंदर कोल्ड सिंड्रोम होता है, देन वी कैन यूज़ द फायर कपिंग। अदरवाइज अगर हीट सिंड्रोम बॉडी के अंदर है तो कभी भी कपिंग थेरेपी यूज़ नहीं होगी। ये सिर्फ कोल्ड सिंड्रोम पे यूज़ होता है। दिस इज अ स्पाइनल कपिंग, वी कैन यूज द हीट सिंड्रोम, वी कैन यूज हीट सिंड्रोम। हीट सिंड्रोम में आप कपिंग थेरेपी का यूज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज अ वेट कपिंग, इज कॉल्ड द हिजामा। हिजामा एक्चुअल में इस कॉल्ड अरबिक रूट है। इसके अंदर हिजामा में आप जनरल देखे होंगे लोग 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 कप लगा के रखते हैं। ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। आपका अगर डायग्नोज प्रॉपर है तो 2 से 4 कप से ज़्यादा पेशेंट को अप्लाई नहीं किया था। इन अ रेयर केस यू कैन यूज द 5 कप्स। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कप्स को कैसे यूज किया जाता पल्स डायग्नोसिस में। अगर पल्स स्लो है, एनर्जी वीक है, एनर्जी स्ट्रांग है, पल्स फास्ट है, वो भी हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको पल्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, टग ऑफ पल्स के बारे में, कि ये किस तरह से हम इस चीज़ को जानेंगे कि हम कितने कप्स को यूज़ करेंगे। अगर डायग्नोसिस प्रॉपर है तो उसके अंदर आपको बहुत इजी हो जाता है। बिकॉज क्योंकि पेन अगर आता है बॉडी के अंदर अगर पेन होता है तो पेन रेफर करता है क्या, ड्यू टू द मसल्स, ड्यू टू द बोन और ड्यू टू द nerve, and the fourth one is the reverse pain. अगर हम ये डायग्नोज कर लिए कि इट इज रिलेटेड टू द मसल, इट इज रिलेटेड टू द बोन, इट इज रिलेटेड टू द नर्व और इट इज रिलेटेड टू द रेफर पेन। फॉर एग्जाम्पल किसी को किडनी स्टोन है, तो किडनी स्टोन है, किडनी यहाँ पे स्टोन उसके अंदर, तो वो रेफर करेगा पेन को, वो डाउनवर्ड जाएगा। आपने यहाँ पे हिजामा कर लिया, एक्यूपंक्चर किया, मॉक्सिबस्टन करी, पेशेंट को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक से आप किडनी स्टोन पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। फीमेल है, किसी को गायनिक इशू है, ओवरियन सिस्ट है, तो वो क्या है, वो रेफर पेन करता है बैकवर्ड को।
वो बैक में जाएगा। आपने बैक में बहुत सारे पॉइंट्स को किया, निडलिंग किया, लेकिन आपने लैक ऑफ डायग्नोसिस की वजह से ये सारी चीज़ें होती है कि इसको आपको ये नहीं पता कि उसका ये रूट कॉज क्या है। द थर्ड वन नर्व से रिलेटेड है। तो नर्व की जो कंप्रेशन होती है, नर्व की कंप्रेशन से जो पेन आता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप ये देख रही है, ये पोर्शन पे एब्डोमेन होता है, ये पोर्शन पे एब्डोमेन होता है। तो अगर आपके ये जो स्पाइन है, ये स्पाइन आपकी जो दिख रही है, राइट, अगर एब्डोमेन धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे प्रेग्नेंट वोमेन होती है, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है उनको बॉडी के अंदर लो बैक एक शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से किसी भी पर्सन में अगर ओबेसिटी अगर बढ़ रही है, इसका एब्डोमेन एरिया अगर बढ़ रहा है, तो ये क्या करता है कि जैसे जैसे ये वेट आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पर वो स्ट्रेच करती है मसल्स को और यहाँ से नर्व पुल होती है, उसको हमेशा लो बैक पे होगा। तो यहाँ पे आपको लो बैक पे भी काम करना होगा और ये बेली फैट जो है, इस बेली फैट पे भी काम करेंगे, तब जाके उस पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज आप मेहनत करते जाओ, खूब मेहनत करते जाइए, उसको आराम नहीं मिलेगा जब तक आप बेली फैट पे काम नहीं करोगे। फॉर सर्वाइकल रीजन योर स्टिक, ये आपकी ये पूरी बॉडी है, देयर इज ए योर हेड। तो अगर हम दिन भर अगर बैठते हैं, टेबल पे वर्क करते हैं और नेक हमारी ऐसे होती है और हम काम करते हैं, इस तरह से काम करके झुकने पे यहाँ पे मेरी पोजीशन को देखें, तो इस तरह से जो मेरी पोजीशन है वो क्या है, वो धीरे धीरे ये करेगा और इसके बाद यहाँ पे कंप्रेस होगा और ये पेन रेडिएट होके हमारे हाथों में आना शुरू हो जाएगा। अब वो पेशेंट आया आपके पास, वो बोला कि मुझे हाथों में पेन, आपने यहाँ 2 से 4 कप लगा दिया, उसको पार्शियली रिलीफ मिल जाएगा, राइट। लेकिन उसके नेचर ऑफ जॉब को जब तक से आप नहीं जानेंगे, आप कभी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिशियल वर्क है, उसका गर्दन। तो नेक पे ऐसे में पेशेंट को क्या है, यहाँ पे आपने सुना है पॉस्चरल मेडिसिन के बारे में? एनीवन? चलिए, पॉस्चरल मेडिसिन के बारे में भी आज आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। पॉस्चरल मेडिसिन क्या होता है कि उस पॉस्चर को करेक्ट किया जाता है, जिसे बोन थेरेपी कहते हैं और ऑस्टियोपैथी कहते हैं। कायरोप्रैक्टिशनर जितने हैं वो क्या करते हैं, वो क्रैकिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पॉस्चरल मेडिसिन के अंदर हम पेशेंट को एक्सरसाइज बताते हैं कि आपका ऑफिशियल वर्क है तो आपको नेक के लिए कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल है और कौन सी आपके लिए हार्मफुल है। तो पॉस्चरल मेडिसिन इसके साथ ऐड करने के बाद आपका आउटपुट जो होता है, वो जो आपका ट्रीटमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। आपने देखा होगा कि लोग इस तरह से ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे झुक के बैठते हैं, ठीक है, कुछ लोग झुक के बैठते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट होके बैठते हैं, ऐसे पीछे होके। तो जब आप इस तरह से आप अभी बैठे हुए, आप अपने खड़े होके आप ये सिर्फ पोस्चर को आप ऐसे फ्रंट और बैक को खाली कीजिए, देखिए आपकी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट दिखता है। आपको फौरन की फौरन लो बैक एक हो जाएगा। आप अगर ये देखिए, ये लेग है हमारा, लेग के ऊपर पेशेंट को आपने देखा कि कभी भी कुछ लोग क्या है कि वो उनका पोस्चर प्रॉपर नहीं होता, एक पैर यानी एक लेफ्ट या राइट लेग के ऊपर वो प्रेशर देके ज़्यादा चलते हैं, उसकी वजह से उनको भी लो बैक पेन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो पेशेंट को किस तरह से हम वॉच, यानी हमारे क्लिनिक में जाता है तो उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा तो नहीं पेशेंट ऐसे चल रहा है, अगर ये इस तरह से चला है तो एक्यूपंक्चर में बताते हैं ये यिन और यांग के इम्बैलेंस होने की वजह से ये डिजीज है। तो ये यिन और यांग का इम्बैलेंस है, इसकी वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। तो ये पॉस्चरल मेडिसिन बहुत ही काम की चीज़ है। ये पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि आपको आप जो टेबल वर्क करते हैं तो आपका स्पाइन कैसे होना चाहिए, आपका हैंड्स कैसे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा झुक के काम करने से ये डायफ्राम कंप्रेस होता है, आगे चल के उसके लंग्स की जो चीज़ है एनर्जी वीक हो जाती है। तो इस कंडीशन में
जब उसकी लंग्स की एनर्जी वीक हो जाती है तो आगे चल के उसको क्या है, लंग्स की प्रॉब्लम होने के, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, अस्थमा, ये सारे ट्रबल स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे. There is a two cause. One is a nerve compression on the lumbar area. Right. Okay. On a patient always says, I have a low back ache on lumbar area. But it is not radiating. ये रेडिएट नहीं हो रहा है, लेफ्ट टू राइट कहीं नहीं जा रहा है, वो सिर्फ तो यहाँ पे स्पिनियस प्रोसेस पे है. तो इसमें जो टेक्निक्स ऑफ नीडलिंग होगी वो सिर्फ आपकी स्पिनियस प्रोसेस पे होगी. लेकिन अब पेशेंट बोल रहा है कि आई हैव अ लो बैक एक एंड इज अ पेन रेडिएट टू द लेग्स. तो लेटरल साइड, इन द पोस्टीरियर साइड एंड इनर थाइज. तो आउटर थाइज में भी आ सकती है, इनर थाइज में भी आ सकती है, लेटरल साइड में भी आ सकती है और पोस्टीरियर में भी आ सकती है. तो ऐसी कंडीशन में हमको लंबर एरिया को पहले फाइंड आउट करेंगे कि हाउ टू लोकेट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, कैसे वहां पे इसको फाइंड आउट करेंगे. लंबर 4-5 S1 में बल्जिंग आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी. तो लंबर 4-5 को फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसका लोअर यानी बॉर्डर ऑफ ये लंबर एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये टेक्निक्स भी हमको सीखना बहुत ही ज़रूरी है. अदरवाइज क्या हम गलती कर बैठते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में यहाँ पे नीडलिंग हमारी यहाँ पे चलेगी. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पेशेंट का जो आउटपुट जाना चाहिए, जो उसका आउटकम, जो आपका रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है. तो ये आपका ये हाई प्रोमिनेंस ये पोर्शन दिखता है, सी हियर. इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इससे हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट करते हैं इस तरह से. ये एनाटॉमिकल लैंडमार्क होता है, दिस कॉल्ड द एनाटॉमिकल लैंडमार्क. तो इस एनाटॉमिकल लैंडमार्क से हम जब जाते हैं तो हमको वो एरिया मिलता है. फिर इसके बाद आते हैं हम ऊपर 1 इंच एबव आते हैं, इस कॉल्ड द चुन. तो उस चुन के ऊपर जाने के बाद तब हमको वो पॉइंट मिलते हैं, राइट. और जहां तक ये लंबर एरिया बेली फैट का है तो इसके अंदर आपको पॉस्चरल करेक्शन बेल्ट को एडवाइस करना पड़ेगा पेशेंट को लगाने के लिए. पॉस्चरल करेक्शन बेल्ट जो होता है वो बहुत ही जरूरी चीज है. So for belly fat reduction also there are points. या बेली फैट के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं. उसके अंदर उसके डाइट, उसका डाइट आपको देखना होगा, उसके लाइफ स्टाइल को देखना होगा, उसको एक्सरसाइज पे देखना होगा. Okay. तब जाके आप बेली फैट को कम कर सकते हैं. चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं डायग्नोसिस के ऊपर, जो आपको मेंशन किया, टंग डायग्नोसिस. टंग अकॉर्डिंग टू TCM यहाँ पर ये जो आपके टंग में जो दिखता है ये 5 चीज़ें होती है, इसको नोट कर लीजिए. फर्स्ट इज कॉल्ड द स्प्रिट. 5 चीज़ें हम लोग देखते हैं टंग के अंदर. फर्स्ट इज स्प्रिट, द सेकंड इज कलर, थर्ड इज शेप, फोर्थ इज कोटिंग, फिफ्थ इज मॉइस्चर. ये 5 चीजें होती है. स्प्रिट को देखते हैं, कलर को देखते हैं, शेप को देखते हैं, कोटिंग को देखते हैं और मॉइस्चर को देखते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि कौन सा एरिया किस पार्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड है. टिप इज टंग का जो ये टिप, इट इज रिलेटेड टू द हार्ट. द सेकंड इज पार्ट इसमें आता है पेरिकार्डियम. द थर्ड पार्ट इसमें आता है लंग्स एरिया. लेफ्ट एंड राइट जो होता है, लेफ्ट एंड राइट ये जो ये पार्ट होता है, दिस कॉल्ड द लीवर एंड गॉल ब्लैडर. ये लेफ्ट और राइट में जो होता है लीवर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड होता है. The center part is related to the stomach and around the center is related to the spleen. स्प्लिट का मतलब होल टंग. अगर इसकी विटिलिटी गुड है, यानी ये जो इसमें इसका जो विटिलिटी, इसकी जो है एनर्जी, अगर ये प्रॉपर है, इज कॉल्ड द गुड. द सेकेंड वन इज अ कलर. तो कलर कैसा होना चाहिए? शुड बी पेल रेड. ये कैसा होना चाहिए? टंग शुड बी पेल रेड.
अब ये पेल कैसे होगा, ये क्यों पेल होना चाहिए, क्यों रेड होना चाहिए? ये हार्ट और स्टमक का फंक्शन अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो टंग शुड बी द पेल रेड। अदरवाइज आप जब टंग देखेंगे तो कहीं पे पेलनेस आपको ज्यादा मिलेगी, पेलनेस प्लस प्लस पे मिलेगी, आप ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा, और कहीं पे आपको रेडनेस ज्यादा मिलेगी। तो ये प्लस प्लस, अगर ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं है, कहीं अगर पेलनेस एक्सेस है या कहीं रेडनेस एक्सेस है, तो ये डिफरेंट टाइप के डिजीज को बताता है कि बॉडी के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हुआ है। तो पेलनेस और रेडनेस, ये पेल, इट शुड बी द पेल रेड। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि बॉडी के अंदर किस तरह से हमको ये देखना है और क्या देखना है। तो शुड बी द पेल रेड। क्लियर? शेप, शेप में हम देखते हैं कि एक नॉर्मल शेप होना चाहिए टंग का, बहुत स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, बहुत श्रिंक नहीं होना चाहिए, टंग के ऊपर कोई अल्सर नहीं होना चाहिए, टंग हैज नो क्रैक्स, इसके अंदर कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं, सी हियर ऑन अ स्क्रीन। तो यहां पर टंग में कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे लॉन्ग वर्टिकल क्रैक्स मिलेंगे, इसके साथ कुछ टंग में आपको शॉर्ट हॉरिजॉन्टल क्रैक्स मिलेंगे। कुछ क्रैक्स ऐसे हैं कि जो वर्टिकल क्रैक्स है वो सेंटर यहाँ पे मिड में आके एंड होंगे। कुछ में आपको क्रैक्स जो मिलेंगे वो आपको यहाँ से आके ये टिप तक मिलेगा। कुछ आपके टंग में आपको ये मिलेंगे सिर्फ इस तरह से हॉरिजॉन्टल क्रैक्स मिलेंगे जब टंग पेशेंट को दिखलाएगा, कुछ को बॉर्डर के ऊपर क्रैक्स से मिलेंगे। ये डिफरेंट टाइप की डिजीज को बताता है। वो पेशेंट आपके पास आया, आई हैव अ लो बैक एक, आई हैव अ नी पेन, आई हैव अ सर्वाइकल, आई हैव अ हील पेन, आई हैव अ मस्कुलर पेन, मसल पेन। वो आया है प्रॉब्लम किसी और अपनी प्रॉब्लम बता दी, लेकिन जब आपने टंग को देखा तो यहाँ पे पता चला कि बॉडी के अंदर ये इस तरह के क्रैक्स हैं। तो ये क्रैक्स क्या बता रहा है, वो क्या इंडिकेट करता है, ये हम लोग पूरे कोर्स के अंदर ये सीखेंगे कि अगर मिडिल में क्रैक्स हैं तो वो क्या बताता है, सम हॉरिजॉन्टल क्रैक्स अगर इसके साथ आ रहे हैं तो वो क्या बताता है। ठीक है। द थर्ड वन इज, इसके अंदर कोई अल्सर नहीं होना चाहिए टंग के अंदर। अब जैसे टंग निकालते हैं, टंग निकाला तो पेशेंट को आपने देखा, अब आप ये देखिएगा कि जैसे टंग निकालते हैं उस तरह से ही आएगा, इस तरह से मूविंग, उसके अंदर क्यूरिंग यानी शिवरिंग होती है, कांपती हुई टंग नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर वो शिवरिंग हो रही है तो देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बॉडी। फिर इसके बाद जो होती है कोटिंग, कोटिंग कैसी होनी चाहिए, थिन वाइट कोटिंग टंग के ऊपर होनी चाहिए। जितनी कोटिंग एक्सेस होती चली जाएगी, जितनी कोटिंग उसमें एक्सेस होती चली जाएगी, वो उतना ही एक्सेस पैथोजेनिक फैक्टर्स को बताता चला जाएगा कि बॉडी के अंदर इस तरह से एक्सेस पैथोजेनिक फैक्टर प्रेजेंट है। अब इसमें दो तरह की कोटिंग है, एक होती है वाइट कोटिंग होती है, एक जो होगी आपको टंग पे जब दिखेंगे तो यहाँ पे टंग में वाइट कोटिंग आपको दिखेगी। आप ऐसे पूरी टंग को देखिएगा, अब ऑब्जर्व करके देखिएगा कि टंग में वाइट कोटिंग देखेंगे, और दूसरे में जब आप देखेंगे तो यहां पे जो टंग है वो आपको येलो कोटिंग पे दिखेगी। अब आप यहां पे आज से ऑब्जर्व करना, क्लास के बाद से ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिएगा कि जो व्हाइट कोटिंग दिख रही है वो क्या बताती है, बॉडी के अंदर ये कोल्ड सिंड्रोम बताती है, और येलो कोटिंग जो बताती है वो हीट सिंड्रोम बताती है। चलिए, तो व्हाइट कोटिंग और येलो कोटिंग, तो ये क्या है, कोल्डनेस को बताती है और हीट सिंड्रोम को बताती है कि बॉडी के अंदर ये कोल्ड सिंड्रोम और हीट सिंड्रोम मौजूद है। इस पे हम इसको किस तरह से, किस पॉइंट पे हमको इसको रिड्यूस करेंगे, वो सारी टेक्निक हम सीखेंगे। आप पेशेंट को देखेंगे जब ये टंग है तो बहुत सारी को आपको जो टंग है वो इस तरह से दिखेगा कि बिल्कुल ब्लूइश दिखेगी, इस तरह से ब्लूइश दिखेगी, राइट।
पूरी की पूरी जो टंग है वो ब्लू दिखेगी। तो ये क्या बताता है? ये एक डिजीज को बताता है, ये डिजीज को बताता है कि किस तरह की डिजीज बॉडी के अंदर प्रेजेंट, उसको ये कम कर दी, उसका लो बैक भी चला जाएगा, उसका हेडेक भी चला जाएगा। सिर्फ आप ये टंग के कोटिंग को देखकर आप पता कर सकते हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये आपको कोल्ड सिंड्रोम और हीट सिंड्रोम पे ये चीजें बताई जा रही है। फिर इसके बाद जो आता है द फिफ्थ वन इज कॉल्ड द मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है कि यहां पे अगर ये बहुत ज्यादा आपको वेट टंग अगर दिख रही है, बहुत ज्यादा वेट टंग दिख रही है, तो ये क्या बताता है? रिटेंशन फ्लूइड इन अ बॉडी। ये क्या बताता है? ये रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन अ बॉडी ये बताता है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, राइट। क्लियर? क्लियर? यानी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई ना कोई चीज एनर्जी एक्यूमुलेट हुई है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड्स हुआ है, जिसकी वजह से वेट टंग होती है। तो ये क्यों ऐसा है? एक्सेस नॉर्मल से ज़्यादा ये अगर मॉइस्चर दिख रहा है तो ये बता रहा है कि रिटेंशन फ्लूइड बॉडी के अंदर हुई है। तो ये इस तरह से आप टंग डायग्नोसिस पे जब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। चलिए, नाउ फर्स्ट अबिदा खान, दीपक बंसाकर और डॉक्टर शमीम सैयद एंड डॉक्टर कवल नाजमा, ये बहरहाल चलिए जो कुछ भी है, इसमें से आप में से कौन ऐसे लोग हैं कि जिनको अभी कोई भी बात समझ में नहीं आई है, तो प्लीज इसमें टंग डायग्नोसिस में जो आपका क्वेश्चन आंसर है उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए, द 10 मिनट्स वी विल डिस्कस ऑन द टंग। तो उसके बाद हम पल्स पे आएंगे, फिर इसके बाद लाइव डेमो पे आएंगे। चलिए बताइए। टंग के अगर फर्स्ट पार्ट के ऊपर अगर रेडनेस बता रहा है तो टंग के फर्स्ट पार्ट में अगर रेडनेस बता रहा है, इस दिस वन, ओके। यस, तो यहां पे हार्ट में हीट बढ़ी हुई है, हार्ट में हीट बढ़ी हुई है, इसको बोलते हैं हार्ट फायर ब्लाजिंग। हार्ट में हीट बढ़ी हुई है, ठीक है। यस, एनी मोर क्वेश्चन? किसी किसी पेशेंट में आप देखेंगे बिल्कुल कोटिंग बिल्कुल नहीं होगी और टंग बहुत ड्राई होगी, तो वो हीट सिंड्रोम में होता है। हॉट कंडीशन है, व्हाइट कोटिंग है, व्हाइट कोटिंग जितना एक्सेस होगा वो कोल्ड सिंड्रोम होगा। किडनी और ब्लैडर के रीजन में अगर ये थर्ड पार्ट, अगर इस पार्ट के अंदर यानी किडनी और ब्लैडर के रीजन में अगर व्हाइट थिक कोटिंग है तो रिटेंशन फ्लूइड्स होगा इन लोअर बैक, उसको लो बैक एक होगा, नी पेन हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है, नमनेस हो सकती है इन लोअर एक्सट्रीमिटीज में। तो यहाँ पे नर्व का कंप्रेशन भी हो सकता है, तो उसको हम लोग लंबोसैक्रल स्पाइन का एक्सरे भी निकालते हैं। राइट, चलिए, और एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू। या एनीवन एल्स? और कुछ आपको टंग्स के बारे में जानना? अभी ये तो आज इंट्रोडक्शन था कि आपको ये मैं बता दूं कि एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबस्चन और कपिंग थेरेपी का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, ये चीजें बताया है। फिर इसके बाद हाँ बोलिए। ये ब्लूइश टंग के बारे में आपने डिटेल नहीं बताया। ब्लूइश अगर है तो रिटेंशन ऑफ ब्लड होता है, वो बॉडी के अंदर किसी न किसी पार्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ब्लड की स्टैग्नेशन हुई है। द ब्लू कलर इज ए ड्यू टू द ब्लड स्टैग्नेशन।
Okay. Okay, thank you. या यस और एनीवन? Sir, what about the yellow coating? येलो कोटिंग बताता है, येलो कोटिंग बॉडी के अंदर हीट सिंड्रोम बताता है। हीट सिंड्रोम से वाइट पहले जब भी होती है कोटिंग वाइट होती है और वो कोटिंग अगर जब येलो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले होता है कि वाइट जब कोटिंग होती है तो इसका रीज़न जो है कि एक्सेस पैथोजेनिक फैक्टर्स जो होते हैं वो जब एक्सेस होने लगता है, ये प्लस प्लस जब होने लगता है तो ये क्या है, कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, येलो कोटिंग में। ये येलो कोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। Okay, sir. Thank you. या This will be learning in detail later on, na sir? या पूरा कंप्लीट ये 200 आवर्स जो है आपका 150 आवर्स जो थ्योरेटिकल क्लासेस है उसके अंदर तो आप लाइव देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, लेकिन जो 7 डेज फुल डेज जो हम आपका लेते हैं वो उसके अंदर एक दूसरे पे आप देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, लोकेशन, निडल इंसर्ट, फ्रॉम फर्स्ट डे से ही आपको कैसे निडल होल्ड करना है वो आपको पहले आवर्स में ही आपको यानी स्टार्टिंग उसी से होगी। तो वो 7 फुल डेज जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल से ही स्टार्ट होता है। यस और टंग के बारे में कुछ और जानना है? This will be in detail later on. जी During lectures. हाँ नहीं, आज ये एक इंट्रोडक्ट आज से ही हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। आज हम काउंट नहीं करेंगे, इन जनरल फॉर ऑल है। कल से जो हमारी 8 to जो 10 PM होगी तो हम जो सिलेबस आपको जो मिला है, PDF मिली है, ये अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद हम किस तरह से इस पे काम करेंगे। सबसे पहले ये टेक्निक हमको सीखनी पड़े, हाउ टू टेक अ पल्स। पल्स में क्या देखते हैं, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। बट सबसे पहले हमको क्या सीखना होगा कि हाउ टू टेक अ पल्स। तो लेवल कैसा होना चाहिए, हाथ से, हाथ का लेवल कैसा, हमेशा हार्ट से बिलो द हार्ट। कभी भी ये हाथ हैंड अबव द हार्ट लेवल कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर ये जाता है तो कभी भी आपका प्रॉपर पल्स डायग्नोसिस हो ही नहीं सकता है। पेशेंट आपके क्लिनिक में आया तो पल्स के स्टार्ट करने के पहले एक कुछ चीज़ें मैं छूट गई थी, मैं आपको एक चीज़ और बताना था, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टंग के बारे में, टंग डायग्नोसिस में जो हम जो टंग को डायग्नोस करते हैं, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द टंग डायग्नोसिस। ये एक इंफॉर्मेशन आपके पास रह गई थी। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइमिंग, व्हाट इज अ गुड टाइमिंग, अर्ली मॉर्निंग। यस, द राइट आंसर इज अर्ली मॉर्निंग। ओके, early morning. Before brushing. Yeah, it should be the empty stomach. It should be the empty stomach. Clear? फिर थर्ड क्या है, एक हो गया आपको अर्ली मॉर्निंग, the second one is empty stomach. The third one, in a sunlight, in a दूसरी is a sunlight। ये तीन चीजें हैं। ये पेशेंट को अभी आपके पास आपका आफ्टरनून में या इवनिंग में आपके क्लिनिक है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो जब आपके पास पेशेंट आता है तो उससे सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि आप व्हेन हैव यू टेकन एनी मील, आपने कब खाना खाया था।
तो पेशेंट बताएगा जस्ट आई हैव टेकन, तो उसमें जो कोटिंग होगी वो जो भी उसने जो भी मील लिया हुआ होगा वो कोटिंग पे वाइट कोटिंग को येलो कोटिंग में कन्वर्ट कर देता है, टर्न कर देता है। जूस पिया या फॉर एग्जाम्पल बिटल स्मोकिंग या कोई जूस या कुछ भी खाकर आया तो टंग कोटिंग उसमें हो जाता, तो उसको क्या है कि आपको बार बार पेशेंट को, आप फर्स्ट डे होता तो उसमें तो चिल ओके, उस पेशेंट को बोलना कि यू हैव टू कम द एम्प्टी स्टमक, और उसको ये 3 चीज़ें बोल दीजिए कि आपको अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इन सनलाइट आप 8 से 10 पिक अपनी टंग की निकाल कर लेकर आइएगा विदाउट एनी फ्लैश। तो जब आप ये चीज़ों को देखेंगे आपका ऑब्जर्वेशन, और जब आपके क्लिनिक में आता उस वक्त ऑब्जर्वेशन को जब आप मैच करेंगे तो आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद जो Third point clear नहीं है. यस, Please repeat. हाँ, Third point. Please repeat. इन सनलाइट यानी कि सनलाइट के ही अंदर आपको देखना है, सूरज की रोशनी में ही देखना है। फॉर हाउ लॉन्ग, अभी ऐसा है कि 10 to 15 सेकंड से ज्यादा नहीं, जैसे ऐसे दिखा है 5 to 10 सेकंड इज ओके। पहले स्पीड को चेक कीजिए, सेकंड इज कलर, थर्ड आप टंग को बाहर निकलवाइए, शेप, फोर्थ इज ए कोटिंग, फिफ्थ इज ए मॉइस्चर। तो आपके यहां पे आपके प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए क्या क्या चीजें होना चाहिए, स्पीड कैसी है 1 नंबर, स्पीड कैसी है 2 नंबर, कलर 3 नंबर, शेप 4th नंबर, कोटिंग एंड द 5th नंबर इज ए मॉइस्चर, राइट। नाउ इज ए क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. For how long? 10 to 15 seconds. 10 to 15 seconds. Not more than. एक अगर अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे अभी आपको कैमरे में आपको मैं दिख रहा हूं और थोड़ा नजदीक आ रहा हूं, अभी यहां पे टंग के कलर को मेरे देखिए, देखते जाएंगे आपको इसका कलर और इसमें शेप, इसके सब ये सब चेंज होना शुरू हो जाएगा। दिख रहा फर्क, दिखा, समझ में आया? शायद हो सकता है कि उतनी दूर से नहीं समझ आ रहा, लेकिन जब आप विजुअलाइज करेंगे, आपके घर अपने घर में चेक करेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी, आपको नियर बाई जब ये देखेंगे। तो एक टाइम पे कभी भी 10 से 15 सेकेंड से ऊपर टंग को नहीं ऑब्जर्व करें, अदरवाइज जब बहुत देर तक ये टंग को एक्सटेंडेड जब करता है पेशेंट, जब देखता है तो उसका जो कलर होता है वो चेंज होने लगता है, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। You have to tell your patient कि you have to bring this in empty stomach, empty morning in a sunlight. You have to take the 10 to 15 picks of your tongue and bring with the and send to me on my mobile. Okay? क्योंकि empty stomach the patient doesn't come on your clinic. Empty early morning. If you are open clinic at 6 p.m. is okay. Otherwise it's not okay. Right. So, yeah. So at that condition, you have to tell your patients, please bring these things early morning, empty stomach in a sunlight. You have to take it the 10 to 15 picks without flash, mobile flash, and bring with you. तो आपको जब वो आप मोबाइल पे आप उसको जब वो सेंड करेंगे तो आप उसको भी देख सकते हैं, और जब आपके वो क्लिनिक में पेशेंट होता तब भी आप देख सकते हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे, देन यू कैन रीच ऑन अ प्रॉपर पोजीशन डायग्नोसिस। क्लियर?
Now is everything is clear? Yes. Okay, fine. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Clear, thanks. clear. Yeah. Now we come on the pulse diagnosis. How to take a pulse? टंग में आप लोगों ने लिख लिया कि सबसे पहले क्या देखते हैं, स्पिरिट, द सेकेंड वन इज ए कलर, थर्ड इज ए शेप, फोर्थ इज ए कोटिंग, फिफ्थ इज ए मॉइस्चर, राइट। फिर उसके बाद आता है पल्स, पल्स डायग्नोसिस। पल्स डायग्नोसिस में जब हम पल्स को डायग्नोस करते हैं तो पल्स डायग्नोसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? पल्स डायग्नोसिस में यहां पे आप देख रहे हैं कि पेशेंट ने यहां पे 3 फिंगर को प्लेस किया हुआ, डॉक्टर ने 3 फिंगर को यहां पे प्लेस किया हुआ, इंडेक्स फिंगर, मिडिल एंड रिडल फिंगर। दिस इज द रेडियल, दिस इज द रेडियल। तो यहां पे जो पल्पेट किया जाता है वो क्या किया जाता है? रेडियल आर्टरी पे पल्पेट किया जाता है। कहां पे? रेडियल आर्टरी पे पल्पेट किया जाता है। तो रेडियल आर्टरी पे पल्पेट करने के लिए पेशेंट का जो पॉस्चर है वो शुड बी अ वेरी कंफर्ट, शुड बी अ वेरी कंफर्ट। व्हाई इज ए कंफर्ट? अगर ये कंफर्ट नहीं होगा तो कभी भी आपका जो पल्स डायग्नोसिस है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो अ शुड बी लाइक दिस, अ शुड बी लाइक दिस। You have keep the patient's hands like this, then you can observe on the patient's pulse, right? You always keep the cushions below the hands, your hand rest on the cushions, then you try to find the position or condition of the pulse. You can count everything. If you know, it should be the radial artery. For example, this is a patient, छोड़ गया है, नहीं ऐसे ही करके यहीं पे छोड़ गए, just a minute, या हाँ बैठ जाइए, या हाँ क्या हुआ, या दिस इज अ पेशेंट, ओके। अब यहां पे ये देखिए कि इसकी पल्स को हमको ये चेक करना है, तो यू हैव टू चेक योर पल्स। अगर पेशेंट के पल्स को देख ले तो फर्स्ट योर फिंगर, सेकेंड एंड थर्ड, प्लेसिंग योर द फिंगर्स एंड इसको 1 by 1 इसको चेक किया जाता है। जैसे आपने गिटार पे देखा ना, हारमोनियम ये इस तरह से करते हैं, पियानो पे तो 1 2 3, तो इसी तरह अलग अलग इस पे प्रेशर दे के, इसमें 3 टाइप के प्रेशर होते हैं, वो देख के सुपरफिशियल, मीडियल और डीप लेवल पे पल्स को चेक किया जाता है। क्लियर? Yes. ओके। अदरवाइज इसमें अगर हम पेशेंट के हाथ को इस तरह से अगर करके चेक करते हैं तो यहाँ पे हार्ट का लेवल से ऊपर हो गया, कभी भी पल्स का डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जब इस तरह से आप कुशन के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे मसल रिलैक्स हो गई। जब मसल रिलैक्स होगी देन यू कैन फील द ऑन द रेडियल साइड। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों के पल्स को चेक करना है। यू हैव टू चेक द बोथ साइड ऑफ हैंड। उसके बाद आपको क्या चीजें मिल रही है जब आप ये पढ़ेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है और इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें लिखनी होती है। जैसे टंग में बताया कि 5 चीजें होती हैं, उसी तरह पल्स के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लेसिंग होती है तो वी विल कंटिन्यू ऑन दैट। इसमें सिंगल फिंगर से भी चेक किया जाता है, 3 फिंगर्स होता है तो डिफरेंट टाइप की प्लेसिंग होती है। तो यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है नॉर्मल, फुल ओवरफ्लोइंग, फ्लोटिंग डिफिशिएंट, फ्लोटिंग एक्सेस एंड हेजिटेंट पल्स। तो यहां पर 3 चीजों पे बात करेंगे, सुपरफिशियल, मीडियल और डीप। होता 5 होती लेवल, लेकिन बेसिक में ये 3 चीजें काफी है। तो ये जो पल्स होती है, नॉर्मल जो पल्स होती है उसके अंदर चीफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स को देखते हैं, ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं, ब्लड और चीफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स को देखा जाता है। ये हमारे ये पल्स में जैसे होता है ना कि यू कैन फील लाइक, जैसे आपकी वायर पाइप की पानी होती जिसपे होता है ना वो आपका रबर, जो इसमें आप पानी भरते हैं,
तो उसको कभी आप उसमें लगा के उसको डिफरेंट टाइप के आप उसको जो टैप करके आप जब देखोगे, देन यू कैन फाइंड कि किस तरह से पल्स फील होती है। तो आप ऐसे जब पेशेंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट जो लेवल हैं, डिफरेंट लेवल पे आपको ये पता चलेगा। ऑन दैट एरिया इज कॉल्ड द सुपरफिशियल एंड मिडिल कॉल इज ए मिडिल एंड द लास्ट इज कॉल्ड द डीप। तो ये 3 लेवल पे पल्स को चेक किया जाता है। अब यहाँ पे कितने तरह की पल्स होते हैं? देयर इज 28 डिफरेंट क्वालिटीज विद द सिमिलर ग्रुपिंग। द ग्रुप्स हैव बीन द ग्रुप ऑन द यिन एंड यांग। तो एक्यूपंक्चर हैज एक्यूपंक्चर में ये कहा गया कि दुनिया में अगर एनीथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, आइदर इज अ यिन और यांग, या तो वो यिन होगी या तो यांग होगा। तो हैज इट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, आइदर इज अ यिन और आइदर इज अ यांग। तो यहां पर यिन और यांग के जो डिफरेंशिएशन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं, बहुत डिटेलिंग तो नहीं होगी। बॉडी का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है। तो बोला कि जो द फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड द यिन सरफेस ऑफ द बॉडी, इज कॉल्ड द एंटीरियर पोजीशन, is called the anterior position, and the back position is called the yang position, is called the exterior position. फिर इसको अपर एंड लोअर में डिवाइड किया गया। अभी तो हमने फ्रंट टू बैक किया, फिर लोअर एंड अपर में डिवाइड किया। तो लोअर पार्ट इज कॉल्ड द यिन एंड अपर पार्ट इज कॉल्ड द यांग। तो अब किस चीज से किसको डिवाइड करते हैं ये डिपेंड करता है। अभी इस एरिया को आप ले लीजिए, above the diaphragm and the below the diaphragm. Above the diaphragm is a yang compared to the below diaphragm. तो किस चीज से किसको कंपेयर करते इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट? अब ये समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से बॉडी में बताया गया कि जो लेवल होती है वो क्या है, वो ये यिन होती है, ये यांग होती है। उसके अंदर देयर इज 28 डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज होती है, उसको सिमिलर ग्रुप में कहा गया। तो 1 इज अ डीप, फ्लोटिंग, स्लो, रैपिड, एम्प्टी एंड फुल। क्या क्या? इसको नोट भी कर सकते हैं। डीप, फ्लोटिंग, स्लो, रैपिड, एम्प्टी एंड फुल। ये 6 तरह की पल्स आपको मिलेंगी। ये 6 टाइप ऑफ पल्स मिलेंगी। या तो वो डीप में मिलेगी, या तो फ्लोटिंग में मिलेगी, या तो स्लो होगी, या तो तेज होगी, या तो खाली होगी, या तो भरी हुई होगी, यानी एम्प्टी होगी, और या तो फुल होगी। फिर उसके बाद 8 गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये जो चीज है इसको 8 गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में ये बताया गया कि ये एक्सटीरियर हो सकती है, इंटीरियर हो सकती है, हॉट हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, फुल हो सकती है, एम्प्टी हो सकती है, यिन हो सकती है और यांग हो सकती है। तो ये एम्प्टी, ये 8 गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट है, ये इस तरह से आपको ये 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि किस तरह से आप पल्स को थ्रू द पल्स, थ्रू द टंग आप डायग्नोस कर सकते हैं, राइट? अब यहां पर एक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर जब पल्स आप बीट्स देखते हैं तो एक नॉर्मल कितना बताता है? 72 पर मिनट, बीट पर मिनट। तो यहां पर अगर कोई मिसिंग हो रही है, मिस अ बीट्स ऑन दिस लेवल, यानी 10 बीट्स अगर लेवल मिस हो रही है तो देयर इज समथिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हार्ट। अगर आफ्टर 20 बीट्स अगर मिस हो रही, जैसे आपने ईसीजी देखा हुआ है, हैव यू सीन द ईसीजी? सभी ने देखा होगा आई थिंक, राइट? ये इस तरह से ईसीजी का ऐसे ऐसे चलता है ना ग्राफ, ऐसे ही चलता है ना सर? हेलो, ओके। इसी में कि अगर ये 10 बीट्स कंटिन्यू चल रही है, ठीक है,
और उसके बाद मिसिंग हो रही, फिर ये 10 बीट्स कंटिन्यू आपको मिल रही है। आफ्टर 10 बीट्स अगर मिसिंग है तो देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हार्ट। अगर उसके बाद अब मैं इन पे आ जाता हूं, यहां पर आपको और इजी हो जाएगा समझने के लिए। फिर इसके बाद 20 बीट्स मिस हो रही है, अब बीट्स ऑन दिस लेवल देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लंग्स। क्या ये 20 बीट्स आपकी कंटिन्यू चल रही है, 20 बीट्स इज गोइंग कंटिन्यू एंड देयर इज अ मिसिंग, देन अगेंस्ट इज अ कंटिन्यू 20, ये आपको काउंट करना भी, यू हैव टू काउंट, एंड देयर इज अ मिसिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लंग्स। क्लियर? And this condition, after 30 beats, you have to count the 30 beats, you have to count 30 beats, and after 30 beats there is a missing beats, there is a problem related to the spleen, and after 40 beats miss a beat on this level, there is a problem related to the liver. You have to count. (40 beats) and then later on 50 beats काउंट करने के बाद अगर कोई beats मिस हो रही है, there is a problem related to the in kidney. Clear? समझ में आ गया? Yes, tell me. Now is it clear? बताइए, ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. इस लेवल में ये आपको बीट्स को काउंट करना होगा। स्टाइलस प्रोसेस पे जब आप ये रेडियस पे करते हैं तो यहाँ पे आप जब काउंट करेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब यहां पे पल्स को जो डायग्नोस किया जाता है, देयर इज अ 4 डिफरेंट वेज। इसके अंदर लिफ्टिंग होती है, प्रेसिंग होती है, पुशिंग होती है और रोलिंग होती है। लिफ्टिंग अपवर्ड होती है, प्रेसिंग डाउनवर्ड होती है, पुशिंग साइड टू साइड मोशन होता है, और रोलिंग जो होती है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होती है। अब इसके अंदर जो 3 चीजें होती है, इसके अंदर जो फर्स्ट जो पोजीशन होती है इस कॉल्ड द कुन ग्वान ची, यानी फ्रंट मिडिल बैक, इसको इंच बैरियर और क्यूबिट भी कहा जाता है। तो दिस इज द कुन ग्वान एंड ची। ऑलराइट, इस तरह से हम चेक करते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहां पे आपको लास्ट लेना कि यहां पे सुपरफिशियल, डीप और मिडिल पल्स की जो डेप्थ होती है, तो यहां पे ये 3 सुपरफिशियल, डीप और मिडिल में पल्स को चेक किया जाता है। कुन में क्या होता है? कुन ग्वान एंड ची। कुन इज अबव द डायफ्राम, ग्वान इज below the diaphragm to the navel, and chi below the navel to the groin area और लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसमें इस तरह से भी डायग्नोस करती है आयुर्वेद के कंसेप्ट में, क्योंकि आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है वो इट इज डिपेंड ऑन द वात, पित्त एंड कफ। तो जब बॉडी को इस तरह से, जब ये टंग को ये पूरा ये देखा इस तरह से ये बॉडी को, तो अबव द डायफ्राम एंड द बिलो द डायफ्राम। अबव द डायफ्राम तो कुन, ग्वान
एंड ची। तो ये अबव द डायफ्राम हो गया, यहाँ पे हार्ट और लंग्स आ गया। बिलो द डायफ्राम टू द यहाँ पे लीवर, स्प्लीन, गाल ब्लैडर, पैनक्रियास, सम पार्ट ऑफ ये आपके आ जाते हैं। एंड द लोअर इज किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और इंटेस्टाइन। एंड इसके बाद ग्रोइन एरिया जो होता है, ये ग्रोइन एरिया में हमारे जो रिप्रोडक्टिव और स्क्रीटरी ऑर्गन वो सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पे ची में हमको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो वात और पित्त और कफ, ये जो बॉडी में तीन जो है, जैसे इसमें बताया गया कि 3 थिंग्स इन द वर्ल्ड, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो उसी तरह वात पित्त कब बताया गया? होम्योपैथ के अंदर बोलते हैं कि देयर इज 3 थिंग्स एग्जिस्ट। क्या क्या चीजें होती हैं? तो ये जो चीजें हैं, सिफिलिस, साइकोसिस, तो ये जो चीजें मेंटल लेवल पे है, तो ये सब सारी जो चीजें मेंटल लेवल पे, हर पैथी का अपना अपना एक वो है। तो ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर के अंदर वात पित्त तो कफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुन ग्वान ची में ये बताया गया कि इस तरह से हमारी जो बॉडी के अंदर होता है वो अपर जियो। तो अपर जियो के अंदर अपर द डायफ्राम, ग्वान में मिडिल पोजीशन कॉरस्पॉन्ड टू द पर्सन एंड द रिफ्लेक्ट द डिजीज बिटवीन द डायफ्राम टू द umbilicus, and the proximal position is the correspond to the earth is the reflective disease from the below the umbilicus to the feet, lower chair. चलिए अब यहां पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट में डिस्टल में क्या मिलता है? हार्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन। इफ यू वांट टू यू कैन राइट डाउन। लेफ्ट मिडिल फिंगर में क्या मिलता है? वुड, यानी लीवर और गाल ब्लैडर। और लेफ्ट प्रॉक्सिमल में जो मिलता है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर मिलता है। राइट डिस्टल में मेटल मिलता है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। राइट मिडिल में स्प्लीन और स्टमक मिलता है, और राइट प्रॉक्सिमल में ची मिलता है, पेरिकार्डियम एंड टिपल वार्मर। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है। अब भी इस तरह से चलिए, कमल नाज मैम, नजमा मैम, सर अब आप सभी लोगों को ये प्रॉपर समझ में आ रहा है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके ओके।